हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, आज की डीआई प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड है। प्रॉफिट एंड लॉस देखने में बहुत ज़्यादा सिंपल डीआई है, बट बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव डीआई है। ऐसे डीआई जरूर आती है, कैलकुलेशन बेस्ड डीआई एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में आई जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कुछ बातों पे ध्यान दिया तो कैलकुलेशन बेस्ड डीआई को भी आप बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन बेस्ड डीआई जो होती है वो ईजी होती है, बट टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। कभी कभी तो इतना ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाता है कि आप आंसर ही नहीं निकाल पाते हैं, पॉइंट में इतने ज़्यादा आंसर आते हैं, ठीक है। तो अगर हमने थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाया तो कैलकुलेटेड डीआई को भी हम इजी कर सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड डीआई है। फर्स्ट ग्राफ हमने देख लिया। फर्स्ट ग्राफ में क्या दिया हुआ है, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है। 2007 से 2014 तक के बीच में सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना ये दिया हुआ है। सेकंड ग्राफ जो हमारे पास है उसमें वैल्यूज इन रुपीस, प्रॉफिट दिया हुआ है और रेवेन्यू दिया हुआ है, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है और कितना प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। हमारा क्या फिलॉसफी है कि हम पहले एक टेबल बनाएंगे। इस तरीके की डीआई जब भी आएगी तो हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक। तो हम टेबल बना लेते हैं अपना, यहाँ बगल में टेबल बना लेते हैं। टेबल में हमारे पास क्या कंपोनेंट होंगे वो देख लीजिए। 2007 से 14 तक का है तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये हो गया ईयर। फटाफट इसको बना लेते हैं। क्या क्या कंपोनेंट होंगे आप एक बार सोचते रहिए, क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए हमारे टेबल में। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड डीआई है तो 2-3 कंपोनेंट तो फिक्स हैं, जैसे कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होगा ही होगा, फिक्स है कि सेलिंग प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक। उसके बाद से क्या होगा, क्वांटिटी होगा। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड डीआई आए तो ये चीज़ आपको बनाना है। ये 3 कॉलम आपके बनेंगे ही बनेंगे। उसके बाद से इसके अलावा एक्स्ट्रा जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसका कॉलम बनेगा। जैसे कि हमें नीचे दिया हुआ है प्रॉफिट का कॉलम एक बनाएंगे। उसके बाद से दिया हुआ है रेवेन्यू का कॉलम एक बना लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर और कुछ किसी चीज़ का डिमांड होगा तो हम उसे भी यहाँ पे आगे टेबल को एक्सटेंड कर लेंगे। बाकी इतना ही अभी फिलहाल में इतना ही रहेगा, ठीक। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है हमारे यहाँ पे, उसको नोट कर लेते हैं। जो साथ में 25 है, फिर 20 है, फिर 30, 25, 35, 25, 20 ये दिया हुआ है हमें सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता है, क्वांटिटी नहीं पता है। प्रॉफिट क्या हुआ है इसे देख लेते हैं नीचे ग्राफ में कि प्रॉफिट क्या दिया हुआ है। ये प्रॉफिट दिया हुआ है आपका, ये है ब्लू वाला है प्रॉफिट। 2500, 2000, 2500, 3000, 2500, 2000, 2500, 3000, ठीक है। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। प्रॉफिट 2500, 2000, 2500, 3000, ठीक। आगे और क्या दिया हुआ है, 2500, 2000, 2500, 3000, 1500, 2500, 2000, 3500, 1500, 2500, 1500, 2500, 2000, 3500, ठीक। ये दिया हुआ था। रेवेन्यू क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू को भी हम नोट कर लेते हैं। रेवेन्यू हमारे पास है क्या, 4500, 4000, 4200, 5100। 4500, 4000, 4200, 5100। देखिए, हम इसे नोट करने में टाइम आपको लग रहा होगा वेस्ट कर रहे हैं, बट ये मुझे ऊपर नीचे करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो टाइम वेस्ट आपको लग रहा होगा, बट आप अपने कॉपी में फटाफट से इसको नोट कर सकते थे, ठीक है। आगे आया 4000 है और क्या था देख लेते हैं एक बार और। लास्ट टाइम 4000 था, हाँ। उसके बाद से 3500, 4000, ठीक। तो यहाँ हम नोट कर लेंगे 3500, 4000, 3500, 3500, 4000 ये बन गया। अब हमें कॉस्ट प्राइस और क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। क्वांटिटी हम जरूर निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में जरूर से इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक। अब क्वांटिटी कैसे निकलेगा, उसके पहले ये रेवेन्यू टर्म जो है इसको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, रेवेन्यू कितना, रेवेन्यू मतलब क्या होता है, रेवेन्यू इक्वल्स टू होता है सेलिंग प्राइस
इनटू क्वांटिटी, कितना जनरेट हुआ, कितना पैसा जनरेट हुआ उसको रेवेन्यू बोलते हैं। तो कितना जनरेट हुआ, जितना सामान होगा और एक सामान की जितनी वैल्यू होगी, एक वस्तु की जो वैल्यू होगी और जितनी वस्तुएं होंगी वही तो रेवेन्यू होगा। तो सेलिंग प्राइस इनटू क्वांटिटी क्या हो गया, रेवेन्यू। तो अगर हम रेवेन्यू को डिवाइड कर दे सेलिंग प्राइस से तो हमारी क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो 25 से डिवाइड करेंगे 4500 को, यहीं पे डिवाइड कर लेंगे तो कितने बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, बचेगा 20, तो 8 बार 180, 20 से काटेंगे 2 बार 200, 30 से काटेंगे 1 बार 12, 4 तिया 12, 140। ठीक, फिर 30 से काटेंगे 17 तिया 51, तो 170, 25 से काटेंगे 1 बार 150, कितने बार में जाएगा, 4 2 6 बार में 160। ठीक है, फिर 35 से 100 बार में, 25 से 1 बार में 4 बार में 140, फिर 20 से 2 बार में 200। ये आगे क्वांटिटी कितनी आसानी से निकल गई। ठीक है, अब हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, देखिए रेवेन्यू हो गया आपका सेलिंग प्राइस, कितने में टोटल बिका है सामान, कितने में बिका है टोटल, और प्रॉफिट हो गया कितना प्रॉफिट हुआ है। तो अगर सेलिंग प्राइस में से अगर हम प्रॉफिट निकाल दें, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट निकाल दें तो क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। और कॉस्ट प्राइस को अगर हम क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। यहाँ पे हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालना है क्योंकि ये सेलिंग पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, तो कॉस्ट प्राइस पर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, यही सब कैलकुलेशन अगर हमने स्टार्टिंग में कर ली तो नीचे जब क्वेश्चन आएंगे तो ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं लगेगा आपको। अगर आपने ये सब कैलकुलेशन यहाँ नहीं किया, सिर्फ अगर ग्राफ से सॉल्व करने लग गए तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव यही DI बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव बन जाएगी। ठीक है, तो हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं जल्दी। कैसे निकलेगा, रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट डिवाइड बाई क्वांटिटी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो इसको इसमें से घटाएंगे, कितना आएगा, 2000 आएगा, 2000 डिवाइड बाई 180, 2000 डिवाइड बाई 180 कितना हो जाएगा, ये 100/9, 100/9 तो 9 10 जा 90, 9 11 जा 99, 11.1 आएगा ये। ठीक है, इसको करेंगे, बचेगा 2000 डिवाइड बाई 200, 2000 डिवाइड बाई 200 आ जाएगा 10 रुपये। ठीक है, इसको करेंगे 4200 में से 2500 घटाएंगे, कितना आएगा, 1700, 1700 डिवाइड बाई 140, 1700 डिवाइड बाई 140 करेंगे, कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 50 और 35 85, 85/7, 7 से करेंगे 1 टाइम जाएगा, 7 2 जा 14 पॉइंट, कितना आएगा, 10 आएगा 1 3, तो 7 चौक 14, 12.14 आ गया ये। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 2100 डिवाइड बाई 170, 2100 डिवाइड बाई 170, 0 से 0 कैंसिल होगा, 17 से एक बार जाएगा, बचेगा कितना, 4 40, 17 तिया 51 हो जाएगा, 17 दूनी के 34 पॉइंट, बचेगा कितना, 60, तो 17 तिया 51, 3 तो 12.3, एक पॉइंट तक लेते हैं, 12.3 आ जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे, कितना आएगा, 2500 डिवाइड बाई 160, थोड़ा सा क्लियर करते हैं, 2500 डिवाइड बाई 160। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2500 डिवाइड बाई 160, करेंगे सॉल्व, ये हो जाएगा 125 डिवाइड बाई 8, तो 8 8 1 जा 8, 45, 8 5 जा 40। ठीक है, 50, 8 6 48, 15.6 आएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा 10। ठीक, यहाँ पे कितना आएगा, 1500 डिवाइड बाई 140, 1500 थोड़ा सा कर लेंगे, पहले जगह बना लेते हैं, 1500 डिवाइड बाई 140, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 50 और 25 75/7, तो 7 10 जा 70, 7 10 जा 70 और बचा गया 5, 7 7 जा 49, 10.7 आ गया। इससे करेंगे, कितना आएगा, 500 डिवाइड बाई 200, 500 डिवाइड बाई 200, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5, तो यहाँ आ गया 2.5, सारा कॉस्ट प्राइस भी हमने निकाल लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, इतना कैलकुलेशन कर लेने से बहुत ज़्यादा लोड कम हो जाएगा। अब क्वेश्चन जब हम लगाएंगे तब आपको क्लियर होगा। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज पर यूनिट कॉस्ट द मैक्सिमम, पर यूनिट कॉस्ट
किस साल मैक्सिमम था। ठीक, अब हमने पर यूनिट कॉस्ट का कैलकुलेशन पहले से कर रखा है, तो पर यूनिट कॉस्ट का कैलकुलेशन जो है दे देते हैं किस साल सबसे ज़्यादा है। पर यूनिट कॉस्ट हमारा ज़्यादा है 2011 में 15.6 है, तो 2011 हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन 6, इसका आंसर आ गया 2011। ठीक है, इतना आसानी से निकल गया। अगर वो सब कैलकुलेशन नहीं किए होते तो आपको करना ही पड़ता, उसको निकालना ही पड़ता है सारा पर यूनिट कॉस्ट हर साल का आप निकालते, 2009 का, 10 का, 7 का, 11 का, 13 का, ये ऑप्शन का ही निकालते, पूरा नहीं निकालते। तो इन पांचों का तो निकालना ही पड़ता आपको, तब आपको पता चलता है कि मैक्सिमम किस में है। और अलग अलग इधर उधर का डाटा खोजने में ही आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। बट हमने टेबल बना रखा है, उससे ये फायदा हुआ कि आप फट से निकाल दिए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड 2007 से 2014। 2007 से 2014 के बीच में एवरेज कॉस्ट क्या है ये पूछा है। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, टेबल पे आते हैं अपने। 2007 से 2014 में एवरेज कॉस्ट कितना है ये पूछ रहा है। अब एवरेज कॉस्ट पूछा है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट पूछता, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट पूछता, तो हम इन सबको सम करके डिवाइड बाई कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 कर देते। बट टोटल वो पर यूनिट ने पूछा है, टोटल एवरेज कॉस्ट पूछा है। तो अब एक तरीका तो ये है कि आप कॉस्ट, टोटल कॉस्ट प्राइस निकालें हर साल का। कैसे निकलेगा, क्वांटिटी इंटू कॉस्ट प्राइस करेंगे, 180 इंटू 11.4 ऐसे करके सबका मल्टीप्लाई करें, फिर उसको ऐड करें, फिर डिवाइड बाई 8 करें। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और या फिर आप क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है उसमें से हम प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तभी तो कॉस्ट प्राइस निकाले थे डिवाइड बाई क्वांटिटी करके, तो हम डायरेक्ट यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। क्या आएगा टोटल कॉस्ट हर साल का, हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे आएगा आपका 2000, यहाँ आ गया 2000, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ भी आ गया आपका 2000, यहाँ कितना आ गया आपका 1700 आ गया, यहाँ कितना हो गया 3 2 5 2100, यहाँ पे कितना आ रहा है 2500, यहाँ कितना आ रहा है 1000, यहाँ कितना आ रहा है 1500 और यहाँ पे आपका 500। ये हो गया। तो अब इसको हम सम कर लेंगे, डिवाइड बाई 8 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम इसे जोड़ लेंगे फटाफट से। 2000 2 4000 1 5000 5 2 7 2 9 1 10000 1 11000 11000 1 12000 12500 600 12600 12000 13300, तो 13300 आ गया। ठीक है, 13300 डिवाइड बाई 8, ये हो जाएगा एवरेज। तो 8 1 जा 8, बचा कितना 5 53, 8 6 48, बचा कितना 5 50, 8 6 48, बचा कितना 20, 8 2 16, तो 1662 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था शायद, हाँ 6 हो गया था 7, 166.5, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 5 हो गया। 8 क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 8 क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिक्रीज बाय 20% ड्यूरिंग 2007 to 10 and the cost price per unit increased by 20% during 11 to 14, then during how many years is there no profit or loss। तो कितने साल ऐसे होंगे जहां कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हुआ होगा। तो पहले 7 से 10 तक में 20% सेलिंग प्राइस पर यूनिट को घटाया गया है, और फिर 2011 से 14 तक में कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ाया गया है। ठीक है, आते हैं अपने टेबल पे, अपने टेबल पे आ जाते हैं। कहाँ है अपना टेबल, ये रहा ये। तो हमने टेबल बना रखा है, तो फटाफट से ये सॉल्व हो जाएगा। सेलिंग प्राइस 7 से 10 तक में 20% घटाना है, फिर यहाँ से यहाँ तक में कॉस्ट प्राइस को बढ़ाना है, फिर देख लेना है कि कहाँ प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो प्रॉफिट या लॉस कहीं नहीं हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, तभी नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 20% अगर हम इसको घटाएंगे तो इसका 20% 5 होगा। 5 घटाने पे कॉस्ट प्राइस के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ ये नहीं होगा। यहाँ पे 20% घटाएंगे 18 हो जाएगा, नहीं होगा ये भी, क्योंकि ये 10 है, यहाँ 18 जाएगा, तो बराबर नहीं है ना।
तो फिर 2009 में इसका 20% कितना होगा, 6 होगा। इसका 20% कितना होगा, 6 होगा। 6 घटाएंगे तो क्या 12 हो जाएगा, नहीं होगा, ये भी गलत है। इसका 20% भी 6 होगा, ये भी 12 नहीं होगा, ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ से क्या है, कॉस्ट प्राइस बढ़ाना है 20%। अगर हम इसका 20% बढ़ाएंगे तो अप्रॉक्स 4 के करीब बढ़ेगा, तो ये 25 तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका 20% बढ़ाएंगे तो 2 बढ़ेगा, इसके बराबर कभी नहीं होगा। इसका 20% बढ़ाने पे 25 तो कभी नहीं होगा। इसका 2% कभी, ये भी नहीं होगा। तो मतलब किसी में भी कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस नहीं आ रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, नो वन, मतलब किसी साल ऐसा नहीं हुआ है। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, 7 के बाद 8, ये थोड़ा सा ऊपर ये रहा 8, मतलब नन हो गया हमारा आंसर, ये नन। ठीक, 8 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये व्हाट इज द एवरेज ऑफ क्वांटिटीज सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड 2008 से 12। देखिए मैंने बोला था ना क्वांटिटी निकालना पड़ेगा, एक क्वांटिटी जरूर, एक क्वेश्चन जरूर क्वांटिटी के ऊपर आ जाता है। तो एवरेज ऑफ क्वांटिटीज सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड 2008 से 11, 2008 से 11 में कितना क्वांटिटी सोल्ड हुआ है उसका एवरेज हम निकाल लेंगे फटाक से। तो हम जोड़ लेते हैं 2008 से 2012 तक में कितने क्वांटिटी बिकी है और उसको डिवाइड कर लेंगे। आ जाते हैं अपने टेबल पे। तो ये रहा अपना टेबल, ये क्वांटिटीज 2008 से 2012 यहाँ तक की चाहिए हमें, मतलब ये यहाँ तक। तो रहते हैं 100, 200, 300, 400, 4 2 600, 600, 710, 770, 770 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, तो 154 आ गया हमारा एवरेज क्वांटिटी सोल्ड। एवरेज क्वांटिटी सोल्ड आ गया 154, ये इसका आंसर हो गया 154। ये हो गया अपना आंसर। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 10th क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन। If the selling price per unit decreased by 25% during 2007 to 2010, तो 2007 से 2010 के बीच सेलिंग प्राइस पर यूनिट 25% से घट गया है, ठीक है। एंड द कॉस्ट प्राइस पर यूनिट इंक्रीज बाय 25% ड्यूरिंग 11 to 14। 11 to 14 में कॉस्ट प्राइस 11 to 14 में कॉस्ट प्राइस आपका 25% से बढ़ गया है, ठीक है। तो देन द कम्युलेटिव प्रॉफिट फॉर द इंटायर पीरियड 2007 to 14 डिक्रीज बाय। तो कम्युलेटिव प्रॉफिट जो है, टोटल इंटायर प्रॉफिट कितने परसेंट से, कितने रुपए से, कितने से घटा है, ये पूछ रहा है। डिक्रीज बाय, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, कम्युलेटिव प्रॉफिट पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को आप चाहे तो बहुत लंबा सॉल्व कर सकते हैं, जैसा हमने पहले मेथड लगाया था, फर्स्ट वाला मेथड। अगर उससे सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा, और अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो शॉर्ट में भी कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, 2007 से 2010 तक 25% सेलिंग प्राइस बढ़ा है, 25% से सेलिंग प्राइस घटा है, और 2011 से यहाँ से 2014 तक कॉस्ट प्राइस बढ़ा है 20% से। यही बोल रहा था क्वेश्चन। एक बार टैली कर लेते हैं क्या हम सही हैं। कहाँ है अपना क्वेश्चन, ये रहा। 25% से डिक्रीज हुआ सेलिंग प्राइस 2007 से 10 तक में, और 25% से ही 11 से 14 तक में बढ़ा है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 25% से ही बढ़ा है, ठीक। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 25% बढ़ा है कॉस्ट प्राइस। अब देखिए, या तो हम क्या करें, सेलिंग प्राइस को घटाए सारे चारों साल 7 से 10 तक में सेलिंग प्राइस को 25% से घटाएं, फिर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, तो हमारा रेवेन्यू निकलेगा, उसको कॉस्ट प्राइस से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा, या इतना लंबा प्रोसेस करें। इसी तरीके से यहाँ पे 2011 से 14 में कॉस्ट प्राइस को हम बढ़ाएं तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, सॉल्व तो हो जाएगा, बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा इस अकेले क्वेश्चन में। या तो आप इसको स्किप कर दीजिए, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने का कोई मतलब है नहीं। या फिर हम ये कर सकते हैं, देखिए 2007 से 2010 तक में जो रेवेन्यू है, यही तो हमारा सेलिंग प्राइस है,
क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके यही आएगा, सेलिंग प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो हम टोटल रेवेन्यू को 25% से घटा देते हैं। आप यही तो करेंगे, सब में क्या करेंगे, 25% से डिक्रीज करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप अगर कैलकुलेशन करिए, कॉमन निकालिए 25% को, तो यही आएगा कैलकुलेशन में कि ये सारे रेवेन्यू को हम ऐड कर दें, फिर उसको 25% से घटा दें। यही हमारा यहाँ डिक्रीज आएगा। तो हम उसको ऐड कर लेते हैं। 4 4 8 4 12, 12 5 17, 17,500, 700, 800, 17,800। यह इसका 25% कितना होगा, 25% देखिए होता है 1/4। तो 4 से इसको अगर हम कट करें तो 4 4 जा 16, फिर 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4450 रुपये यहाँ पे घट रहा है, आपका प्रॉफिट में से घट रहा है। प्रॉफिट में से 4450 रुपये यहाँ घट गया, क्योंकि इतना कम में बिकेगा वो 25% कम करने की वजह से। तो यहाँ पे हो गया 4450 रुपये। अब यहाँ पे क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस बढ़ रहा है 25% से। तो यहाँ क्या करेंगे, ये सब हमने टोटल कॉस्ट जो निकाला है, यही सारे कॉस्ट प्राइस है, इसको सम कर लेंगे और इसको 25% इसका जो होता है वो निकाल लेंगे। वो हमारे प्रॉफिट में से कम होगा, उतना ही कम हो जाएगा प्रॉफिट में, तो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो वो टोटल रिडक्शन आ जाएगा हमारा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसको ऐड करते हैं, 2000, 3000, 4000, 4000 एक 5000, 5500 आ गया, 5500। इसको हम क्या करेंगे, 25% से बढ़ाना है तो कितना बढ़ेगा, 25% 1/4, 4 से 1 टाइम्स, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, तो 1375। अभी इन दोनों को ऐड कर देंगे, 4450 और 1375, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो टोटल रिडक्शन आ जाएगा। ये कॉस्ट प्राइस बढ़ गया तो प्रॉफिट घट रहा है। कॉस्ट प्राइस 1375 रुपये से बढ़ा है तो इतना ही प्रॉफिट घटेगा ना, तो यही इसका रिडक्शन हो गया। और सेलिंग प्राइस इतने से घट गया है तो यही प्रॉफिट घटेगा, यही प्रॉफिट में रिडक्शन आएगा। तो इन दोनों को सम कर देंगे, तो 5 7 5 12 2 8 5 5825 रुपीज का प्रॉफिट में रिडक्शन हो गया। तो इसका आंसर हो गया 5825। क्वेश्चन नंबर 10 था, 5825 हमारा आंसर है। आंसर हो गया आपका ये 5th, 5825। तो सिंपल सी डीआई थी, थोड़ा कैलकुलेटिव था। अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन आप सेव कर सकते थे। एक कैलकुलेटिव डीआई जरूर आती है। और अगर आप क्लर्क का एग्जाम दे रहे हैं, IBPS क्लर्क का एग्जाम आने वाला है, चाहे अभी RRB ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम आएगा, तो क्लरिकल एग्जाम में इस तरीके की डीआई बहुत आती है। सिंपल रहेगा लेकिन बहुत कैलकुलेशन कराएगा आपसे। ठीक है, आई होप आपको मजा आया होगा इस डीआई को सॉल्व करने में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।